अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं नजात खान। बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज करेंगे बड़ी खबर से। हुकूमत ने जाली अकाउंट्स केस की JIT रिपोर्ट में शामिल 172 अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। इन बड़े नामों में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर, पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम भी शामिल है। कि साबिक वजीर आला कायम अली शाह, निजी बैंक के सरबराह हुसैन लवाई, ओमनी ग्रुप के सरबराह अनवर मजीद, बेटे AJ मजीद, निमर मजीद, मलिक रियाज और जैन मलिक का नाम भी शामिल है। इन लोगों का नाम ECL में डाला जाएगा। अब वो कौन कौन से मजीद लोग हैं इस फहरिस्त में, बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। अब्बास, बहुत बड़े नाम, एक दिन पहले कुछ अभाम था, लेकिन वो अभाम क्लियर करने के लिए ये फहरिस्त जारी की गई है गालिबन। जी बिल्कुल, ये जो फहरिस्त हमें भिजवाई गई है उसके मुताबिक आसिफ अली जरदारी और फरियाद तालपुर का तो फवाद चौधरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका नाम अनाउंस किया था, लेकिन इसमें इबाम था कि इस 172 नामों में और कौन कौन से बड़े नाम हैं। जो लिस्ट जारी की गई है उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी, मुराद अली शाह, कायम अली शाह, मलिक रियाज, उनके साहबजादे जैन मलिक, इसके अलावा आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्त, सिंध की ब्यूरोक्रेसी के बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं। सिंध इंटीरियर के कुछ लोग हैं, सेक्रेटरी एनर्जी है, फिर ओमनी ग्रुप के जो करता धरता है वो इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। प्रेसिडेंट जो है सिंध बैंक के, उनका नाम भी शामिल किया गया है। इस तरह बड़े बड़े नाम, 172 नाम जिनके बारे में कहा जा रहा था कि JIT की रिपोर्ट में इनके नाम आए हैं फेक अकाउंट्स के हवाले से, उन तमाम लोगों के 172 लोगों के नाम, जिसमें आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, मुराद अली शाह, कायम अली शाह, फरियाल तालपुर समेत दीगर जो अहम शख्सियात हैं, इम्तियाज शेख जो आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्त थे, सिंध ब्यूरोक्रेसी के बड़े बड़े नाम भी इस फहरिस्त में शामिल किए गए हैं। इन लोगों के नाम ECL में डालने का फैसला किया गया है। ताहम अभी तक इस चीज को कंफर्म नहीं किया जा रहा कि इनके नाम शामिल किए गए हैं या नहीं किए गए, लेकिन ये जो लिस्ट हमें जराए से मौसूल हुई है उसमें वाज़ी तौर पर कहा गया है कि ये वो 172 अफराद हैं जिनके नाम JIT में फेक अकाउंट के सिलसिले में आए और इनके नाम ECL में शामिल करने का फैसला हुकूमत की तरफ से किया गया है। अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका। एक और अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 31 दिसंबर को होगी। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जुल्कनैन इकबाल, आगा कीजिए। आज बिल्कुल 31 दिसंबर को चीफ जस्टिस आकिब निसार और जस्टिस एजाजुल हसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच है जो जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत करेगा, जिसके लिए फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जिनमें आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, मलिक रियाज हुसैन, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब, DGFI और JIT सरबराह और तमाम मेंबरान भी इसमें शामिल हैं। जबकि साथ ही साथ सिंध हुकूमत के जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्हें भी और IG जेल खाना जात को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस करके तलब कर लिया है। ओमनी ग्रुप के सरबराह अनवर मजीद और उनके बेटों अब्दुल गनी मजीद, निमर मजीद और मुस्तफा जुल्करनैन मजीद को भी अदालत ने अब्दुल गनी मजीद समेत तलब कर लिया है। जी जुल्करनैन, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत ने जाली अकाउंट्स केस की JIT रिपोर्ट में शामिल 172 अफराद की फहरिस्त जारी कर दी है। इस फहरिस्त में सिंध हुकूमत के 1 दर्जन अफसरान भी शामिल हैं और ब्यूरोक्रेसी के बड़े नाम भी इसमें शामिल हैं। बिल्कुल, समा के नुमाइंदे मंसूर मुगैरी से बात करेंगे। मंसूर, बताइएगा कि कौन कौन से लोग इस फहरिस्त में शामिल हैं और ये क्या किया करते थे? जी, मैं आपका सवाल नहीं सुन सका हूँ, दोबारा रिपीट करें। मंसूर, ये बताएगा 172 अफराद की फहरिस्त जारी कर दी गई है और सिंध हुकूमत के 1 दर्जन से जायद अफसरान के नाम भी शामिल आए हैं। कौन कौन लोग हैं ये? इसमें तकरीबन 5 तो सेक्रेटरीज हैं, सेक्रेटरी लेवल के अफसरान हैं, उसके अलावा फिर 19 ग्रेड के 2 अफसरान हैं। इनके नाम जो है उन्होंने इस स्केल में शामिल किया गया है क्योंकि ये मुख्तलिफ ओहदों के सेक्रेटरी रहे हैं। एक तो साबिक सेक्रेटरी खजाना है सुहेल राजपूत साहब, उसका नाम है। सेक्रेटरी एनर्जी आगा वासिफ साहब है, उनका नाम है। सेक्रेटरी इंडस्ट्री साबिक रहे जमीर साहब, उसका नाम है। उसके अलावा एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस है, उसका नाम है। एडिशनल सेक्रेटरी और हैं, उसका नाम है। एक सेक्रेटरी और है गुलाम मुस्तफा कुल, उसका नाम भी इसी में शामिल है। तो 1 दर्जन ऐसे अफसरान हैं जो सारे तकरीबन सिटिंग अफसरान हैं, मौजूद हैं। कुछ का ताल्लुक वफाक से चला गया है, कुछ सिंध में मौजूद हैं, उनके नाम इस सेल में शामिल किया गया है। ठीक। और ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी होगी जो बहुत बड़ी परेशानी, बहुत बड़ा प्रेशर है। और मंसूर, आपको ये क्रेडिट जाता है कि आपने ये सबसे पहले ये चीज़ रिपोर्ट की थी। अब ये बताएं आगे क्या होने जा रहा है, क्या चहमुगैया हो रही हैं? पीर बहुत बड़ा दिन होने जा रहा है गालिबन।
जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह पॉलिटिकल लोगों और दीगर जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होने वाले अनवर मजीद की फैमिली गिरफ्तार है, उनकी फैमिली को और अरकान गिरफ्तार होने जाएंगे, जिस तरह की सूरत हाल बन गई है, तो मुझे ये भी लग रहा है कि जो अफसरान के नाम ECL में है, ये मुमकिन तौर पर उनके नाम उसमें उस फहरिस्त में भी हो जो मुल्ज़मान की फहरिस्त जैसे कहा जा सकता है, क्योंकि फिर उसके बाद फिर ये अफसरान भी मुमकिन है कि गिरफ्तार हो जाए या नैब के इनके खिलाफ रेफरेंसेस बन जाएं। अच्छा अगर फौरी मंसूर, तौर पे ये भी बताइएगा कि इम्तियाज शेख का नाम भी इसमें शामिल है, इस हवाले से भी बताइएगा। देखिए, ये इम्तियाज शेख के लिए बड़ी जो है बुरी खबर है। इम्तियाज शेख हाल ही में सिंध काबीना में शामिल हुए हैं, हालांकि वो काबीना में कभी हिस्सा नहीं रहे। और जैसे ही उनको महकमा एनर्जी जो तवानाई है वो दिया गया, तो उसके लिए एक चीज मार्केट में ये निकली थी, JIT के पास ये पहुंची थी कि उन्होंने जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं उनको सब्सिडी दी गई थी 2 अरब रुपए की, फिर 2.5 अरब रुपए की जो सब्सिडी है वो मंजूर कराने के लिए महकमा एनर्जी से खुसूसी तौर पर एक समरी तैयार की गई जो वज़ीर आला मुराद अली शाह तक पहुंचेगी, उसमें इसका हाथ है। तो इसीलिए इसका इम्तियाज शेख का नाम आ रहा है। मुकेश चावला जो वजीर है, ठीक है मंसूर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इससे कबल कि हम अपने पैनल की जानिब जाए, वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहरी रहमान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। शहरी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। एक दिन पहले पीपल्स पार्टी की जानिब से ये चीज़ सामने आ रही थी कि जो नाम है वो सामने लाएं, अब हम क्यों है। अब हुकूमत ने ये फहरिस्त जारी की है कि जो मुमकिन तौर पर ये नाम हो सकते हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, मुमकिन या ये फहरिस्त के भी बारे में कुछ अजीब अभाम है कि ये किस हैसियत में जारी कर रहे हैं। कोर्ट ने तो नहीं किया, तो ये इन्होंने खुद किया है। ये फिर अपने आप को क्यों पाकिस्तान तहरीक इंतकाम कहलवाना चाहते हैं? क्योंकि अफसोस ये से मैं कहूँगी कि जितनी भी आपने लिस्टें इशू करनी है, नंबर 1 वो आप जिस तरह कर रहे हैं इस पूरी इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस में मुलव्वस होके, उस पर ऑलरेडी सारे एहतसाबी अमल पे सवालिया निशान उठ गया है कि ये इंतकाम की सियासत है। ये एहतसाब के लिबादे में इंतकामी सियासत हो रही है। 100 दिन की तनकीद आपको रुकवानी है और उसके बाद आप ये कहते हैं कि जी हमें कुछ मालूम नहीं, फिर आप इंशाल्लाह माशाल्लाह करते हैं और मीडिया को लीक करते हैं रिपोर्टें पहले दिन, 4 दिन पहले, और कहते हैं कि हमें पता है तारीखी फैसला आएगा। तो आपको कैसे मालूम भाई? आपके मुशीर बैठे रहते हैं वहाँ, एहतसाब के मुशीर FIA के दफातर में विटनेसेस को बुलाते हैं, उसकी डिनायल भी नहीं इशू होती। तो मुझे समझाएं कि ये कहाँ का प्रोसेस है ना ये। और हमारी जितनी भी दिफाई बातें जो जवाब दिए गए JIT में, तो वो तो इस रिपोर्ट में मौजूद ही नहीं है। प्रोजेक्टर पे नक्शे चलाए जा रहे हैं, बाकी JITs को तो और लोगों को तो सीक्रेट रखी जाती हैं जब तक ट्रायल कोर्ट शुरू ना करे। तो हमें तो समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है ड्यू प्रोसेस का। लेकिन शहरी साहिबा, दिस इज नॉट जस्ट पॉलिटिकल, सिर्फ सियासतदानों के नाम नहीं है, इसमें ब्यूरोक्रेसी के भी नाम है, जिसके हवाले से काफ़ी सियासतदान ये कहते रहे हैं कि सिर्फ इस मुल्क की तबाही के जिम्मेदार सियासतदान नहीं है, ब्यूरोक्रेसी भी है। तो इसको आप मस्बत अमल नहीं समझती? ब्यूरोक्रेसी के अफसरान वो भी इसमें शामिल है। देखिए, जो भी अमल करना है एहतसाब के अमल से, तो कम से कम पीपल्स पार्टी और ECL तो कुछ भी नहीं है। इन चीज़ों से हम कोई नहीं घबराए हैं। और मुझे ये समझाएं, मसलन आपसे मैं एक बात पूछूं कि जब डिफेंस में बातें लिखी गई हैं तो वो क्यों नहीं है? वाई जब इतने विटनेसेस आपने कॉल किए वो क्यों नहीं है? फिर आप कहते हैं कि जी हमें तो चेयरमैन बिलावल जो 1 साल के थे उसका हिसाब दिया जा रहा है या 6 साल के थे। तो ये तो एक रिडिकुलस सी बात है। अगर ऐसा है कि सवाल करना है, बेशक सवाल के लिए सारे हाजिर हैं और अदालतों से कोई पीछे नहीं हट रहा था, कोई मुल्क से भाग नहीं रहा था। हमने कभी डील्स नहीं किए या मुल्क से बाहर नहीं भागे हैं। यहाँ ही जीना है, यहीं मरना है। ये कोई बात नहीं होती कि हम ECL पे बिलावल भुट्टो जरदारी को उनकी वालदा की 11वीं बरसी पे डालें, लेकिन अगर करना है तो फिर ठीक है, हम भी देखेंगे, वो भी देखेंगे। शहरी साहबा हमारे साथ ही रहिएगा, क्योंकि अब इस पे हमारा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। खालिद अजीम साहब भी मौजूद है, अदनान आदिल भी, अहमद वरीद भी हमारे साथ मौजूद होंगे। खालिद साहब, जो कुछ अब तक की डेवलपमेंट हुई है, गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी ये कहती रही है, एक फैक्शन कहता रहा है कि जी ये गलत हो रहा है, दूसरा फैक्शन कहता रहा है कि आप ले आए जितनी लिस्ट है, हमें कोई डर नहीं है, और उसके बाद अब फाइनली ये लिस्ट आ गई है। अब सीधी सी है, जब आपको किसी किस्म का डर नहीं है, आप कहते हैं जी हमारे हाथ साफ है,
वो एक वो फारसी का मुहावरा है कि हर वक्त जिन लोगों का हिसाब दुरुस्त है, जो बिल्कुल क्लियर है, उनको किसी मुआवजे से कोई उसका डर नहीं रहता। मेरी नजर में ये एक दो अमली है। एक तरफ उसको शोर मचाया जा रहा है कि ये इस के नाम पे इंतकाम दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो ये बात कही जा रही है कि शायद मतलब कि ये हम बहुत से इसका करेंगे। थोड़ी सी और हुई है। ठीक है खालिद साहब, हमारे साथ ही रहिएगा, क्योंकि अब ये चीज हतमी तौर पे सामने आ गई कि आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर का नाम ईसीएल में शामिल कर लिया गया है। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में इनका नाम शामिल कर लिया गया है। जो लिस्ट आई थी 172 अफराद की, उनमें शामिल थे, और अब बाज़ाब्ता ऑफिशियली आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाल तालपुर का नाम ईसीएल में शामिल कर लिया गया है। नूरुल अमीन दानिश हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। नूरुल अमीन दानिश, बताइएगा कि 172 अफराद और जो सरे फहरिस्त नाम सामने आए हैं, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर, बड़े नाम है, क्या अपडेट करेंगे? जी बिल्कुल, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर का नाम जो है ईसीएल में शामिल कर लिया गया है। वज़ारत दाखिला की जानिब से ये कल कमाल जारी किए गए थे कि इन तीनों अफराद के नाम जो है वो ईसीएल में शामिल करें। तो अब ये खबरें आ रही हैं कि इन तीनों के नाम जो हैं वो ईसीएल में शामिल कर लिए गए हैं। इसके बाद जो है ये जो तीनों अफराद हैं ये बरूने मुल्क सफर नहीं कर सकेंगे। वज़ारत दाखिला ने ये कल अहकाम जारी किए थे, और ये काफी तवील फहरिस्त है जिन लोगों के नाम ईसीएल पर डालने के हुक्म दिया गया था। 172 अफराद से जाली बैंक अकाउंट में, और ये आम डेवलपमेंट अब सामने आई है कि आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और समेत जो है फरियाल तालपुर का नाम ईसीएल में डाल दिया गया है। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर का नाम ईसीएल में शामिल कर लिया गया है। नूरुल अमीन, ये जो तीन नाम तो बताए, ये सारे जो 172 थे, जो फहरिस्त थी हुकूमत की जानिब से, ये सारे के सारे नाम ईसीएल में? इस बात को हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़े नाम थे, ना सिर्फ ये कि सियासतदान बल्कि ब्यूरोक्रेसी भी, अनवर मजीद भी, हुसैन लवाई भी, जैन मलिक भी, मलिक रियाज भी, ये सारे नाम थे कि जो उस हुकूमत की जारी करदा फहरिस्त में थे। और अब ये सूरत हाल सामने आ रही है कि आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर का नाम ईसीएल में शामिल कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बनाई गई जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट में आयद किए गए रकूम की गैर कानूनी मुंतकली और बदनवानी के इल्जामात, इसका हर मैदान में मुकाबला करने का किया गया था ऐलान, और ऐसे में कहा गया था कि फ्रंट फुट पे आके खेलेंगे। खालिद अजीम साहब अगले मोर्चों पे जाके लड़ेंगे, तो गालिबन अगले मोर्चों की जानिब यही पेशकदमी है। ईसीएल में अब नाम शामिल कर दिया गया, इसी बात का खदशा था पीपल्स पार्टी को। जी, ये बहुत शुरू में जब ये केस चला था तो उस वक्त भी एक फहरिस्त सामने आई थी जिसमें ये कहा गया था कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको शामिल कर दिया जाए। उसमें गलती से इन तीनों अफराद का नाम शामिल किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो नाम निकलवा दिया। लेकिन अब जब जेआईटी की रिपोर्ट आई है और उसके बाद ये कार्रवाई हुई है, तो ये समझा जाए कि ये हतमी शक्ल हो गई है। और अगरचे इससे कोई सजा तो नहीं हुई, लेकिन ये एक कहा जा सकता है कि एक तरह से उनके ऊपर जो इल्जाम है उसके सख्त होने की एक पहचान और एक निशानी ये है कि उनका नाम अब ईसीएल में डाला गया है और वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे। इसका मतलब ये है कि वो जो शवाहिद हैं वो इतने तगड़े हैं कि उसकी बुनियाद पे आगे उनके खिलाफ वो कार्रवाई हो सकती है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो कल तुंदो तेज तकरीरें की गई हैं और एक तरह से वो दबाव में लाने की कोशिश की गई है, और दूसरे लफ्जों में ये भी साबित करने की कोशिश की गई कि उनको शायद इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मुझे इस बात की समझ कोई पीपल्स पार्टी का कोई दोस्त जो है वो आज तक ये बता नहीं सका कि जब आप इस हद तक चले गए हैं कि आप कहते हैं कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, हम आपकी वजारत उज़्मा के दौर को जो है वो मुकम्मल होते देखना चाहते हैं, तो उसके बाद क्या ऐसी परेशानी थी कि आपको जो है वो उन्होंने कोई इंतकाम का निशाना बनाना होगा? आप तो ताउन करने वालों में शामिल थे, आपने प्रैक्टिकली भी ताउन किया है, आपने वजारत उज़्मा के इलेक्शन के मौके पे, आपने सदारती इलेक्शन के मौके पे इस अंदाज में जो है वो अपना रोल प्ले किया कि जिससे ये कहा जा सकता है कि एक तरह से तक़वियत मिली हुकूमत को, और जो अपोजिशन के इत्तेहाद की शक्ल हो सकती थी
उसको आपने सबोताज किया। तो इस सूरत में मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा इंतकाम बनाने की, कोई इंतकाम लेने की उनको जरूरत होगी। ये यकीनी तौर पे ऐसे केसेस हैं जो 2015 से बकौल आपके चल रहे हैं, तो उसकी अगर अब तहकीकात इस अंदाज में हुई है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे हुई है कि आप उसके नरगे में आते जा रहे हैं, तो फिर आप अपने ऐलान के मुताबिक उसका सामना करें। आप तो कहते हैं कि हमने इससे ज्यादा सख्त मुकदमात का सामना किया है, तो फिर परेशानी किस बात की और धमकियां देने की क्या जरूरत है और ये कहने की क्या जरूरत है कि अब हम ठप्पे के जरिए आपको फारिग कर देंगे। आप तो कहते थे कि जी आपका पूरा टेन्योर जो है वो उसमें हम आपके साथ ताउन करेंगे। तो इन सारी चीजों के में से जो चीज अखज़ की जा सकती है वो ये है कि शदीद किस्म की घबराहट है जिसका इजहार किया जा रहा है, और लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि हम घबराए हुए नहीं है, हम घबराने वालों में नहीं है, हम परेशान होने वालों में नहीं है। लेकिन अब लॉ हैज टेकन इट्स कोर्स। अब इस मामले को जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और उसके बाद अब देखें, अगर आपके पास डिफेंस है तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। डिफेंस है तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन अब कुछ कुछ परेशानी सामने आ रही है। खालिद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अब अदनान आदिल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अदनान आदिल साहब, गुज़िश्ता रोज के खिताब में ये चीज़ वाज़े तौर पे कही गई थी कि हम इन फाइंडिंग्स को कि जो JIT की हैं इनको हम मानते नहीं हैं। जब इन फाइंडिंग्स को नहीं मानते हैं तो फिर परेशान होने की ज़रूरत क्या है, और ऐसी कौन सी फाइंडिंग्स थी कि जिनको नहीं मानते? यही सवाल हम तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब साहब की जानिब लिए चलते हैं। मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया। बताइएगा, कल बहुत ही गुस्से में नजर आए, बहुत ही जोश से खिताब किया, फ्रंट फुट पे जाके खेलने का कहा और ये भी कहा कि फाइंडिंग्स को नहीं मानते। अब आप क्या कहते हैं ये जितने भी नाम सामने आए अब ECL पे हैं ये सारे नाम? जी, ये कोई बात नहीं है। कल भी हमें अंदाजा था और जब ऐलान कर दिया था वफाकी वजीर ने कि काबीना ने फैसला किया ECL पे डालने का, तो ये कोई नई चीज हमारे लिए नहीं है। हमने माजी में भी फैसला इन चीजों का सामना किया, आज भी सामना करेंगे, इस पर कोई इशू नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के माजी में भी, अगर आपको याद हो, आसिफ अली जरदारी साहब का नाम ECL पे डाला गया था, शहीद बीबी का नाम ECL पे डाला गया था और हमने तमाम केसेस का सामना किया। बट मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए एक बात ये कहना चाहूंगा कि जब आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी बेल कराई थी, जब फरियाल साहिबा ने अपनी बेल कराई थी ट्रायल कोर्ट से, तो उनके पासपोर्ट्स ऑलरेडी ट्रायल कोर्ट की कस्टडी में थे, तो वो ट्रैवल कर नहीं सकते थे। मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा, पीपल्स पार्टी केसेस से भागने वालों में से नहीं है। हम केसेस का सामना करेंगे इंशाल्लाह और अपनी बेगुनाही को ट्रायल कोर्ट के सामने साबित करेंगे। अच्छा, तो मुर्तज़ा वहाब साहब, इसमें सिर्फ इन तीनों साहिबान के नाम नहीं आ रहे, बल्कि इसमें वज़ीर आला सिंध के भी नाम आ रहे हैं। मुराद अली शाह साहब के गालिबा उनके कुछ दौरे भी थे। तो क्या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी पहले से अपनाई हुई है कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो गई तो कोई मुतबादिल या मुतबादिल कोई वज़ीर आला लाएंगे, इस तरह की कोई चीज़? नहीं, इसका फैसला तो अभी नहीं हुआ और हमारी CEC का इजलास हुआ था, उसके अंदर भी तमाम लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पर कॉन्फिडेंस का इजहार किया, तमाम CEC के शुरका ने। हम इन चीज़ों का सामना करेंगे, लेकिन मैं चीफ मिनिस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गुजारिश जरूर करना चाहूँगा कि चीफ मिनिस्टर साहब को कभी भी JIT ने नोटिस नहीं दिया, कभी समन नहीं किया। ये एक आफ्टर थॉट के प्रोसेस में उनके नाम को आखिरी वक्त पे इस पे शामिल किया गया ताकि सिंध गवर्नमेंट को मलाइन किया जा सके, सिंध गवर्नमेंट को अनलॉफुली इसके अंदर इम्प्लिकेट किया जा सके। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है कि जो चीजें भी सिंध गवर्नमेंट ने माजी में की हैं वो आईन और कानून की रोशनी में की हैं। हर चीज के शवाहिद हमारे पास मौजूद है और हम ट्रायल कोर्ट के अंदर उन शवाहिद को पेश करके अपनी बेगुनाही को साबित करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन बदनीयती मैं ये जरूर गुजारिश करूंगा कि नजर आती है कि वजीर आला का नाम आप डाल रहे हैं, वो वजीर आला जो कि आखिर में पाकिस्तान की खिदमत ही इस वक्त कर रहे हैं बैठ के। अगर लास्ट टाइम वो पाकिस्तान से बाहर गया था, गालिबन PTI ऐसा नहीं सोचती, क्योंकि उन्होंने तो इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है और आपके दोस्त खुर्रम शेर जमान कहते हैं कि जी इस्तीफा दें, हम गिराएंगे हुकूमत और हम अब अपनी हुकूमत बनाएंगे सिंध में। अच्छा, इनको थोड़ा सा आइन को पढ़ लेना चाहिए और नंबर गेम को समझ लेना चाहिए। इनकी हुकूमत एक ही सूरत में बन सकती थी अगर 25 जुलाई को सिंध की आवाम इनको वोट देती। सिंध की आवाम ने उनको उस तरीके से वोट नहीं दिए, इसलिए उनकी हुकूमत नहीं बन पाई। अब इस तरह की जाली हथकंडों से बिहाइंड क्लोज डोर्स बैकडोर एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं सिंध का इक़्तिदार हासिल करने के लिए। सिंध की बाशऊर ज़ीरक अवाम ने इनको माजी में भी रिजेक्ट किया, अभी भी रिजेक्ट करेगी। लेकिन ये जो इस्तीफे का मुतालबा है ये किस बेसिस पे कि एक इंक्वायरी स्टार्ट हो गई है वज़ीर आला साहब के खिलाफ,
तो इंक्वायरी तो वजीर आजम के खिलाफ भी चल रही है नैब की, इंक्वायरी तो वजीर दिफा के खिलाफ भी चल रही है, इंक्वायरी तो वजीर आला केपी के खिलाफ भी चल रही है, तो उनके वो इस्तीफे का भी मुतालबा करेंगे क्या? इंक्वायरी फिर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ भी चल रही थी। उस वक्त तो गालिबन यही कहा जा रहा था कि सिर्फ इंक्वायरी है तो उतर जाए सीट से, क्योंकि आपके रहते हुए इंक्वायरी साफ शफाफ नहीं हो सकती। लेकिन अब जब पीपल्स पार्टी में ये चीज आ रही है तो आप लोग कह रहे हैं कि ये तो महज इंक्वायरी है, तो हम क्यों हट जाए सीट से? सर आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और मैं इसका जवाब आपको ये देता हूँ कि उस जमाने में इंक्वायरी जब हो रही थी तो वफाकी इदारे इंक्वायरी कर रहे थे और वफाकी इदारों का कंट्रोल वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में था। हम तो इस वक्त वफाकी इदारों के कंट्रोल में नहीं है, हम तो सूबाई हुकूमत में बैठे हैं। हमारे ऊपर तो ना FIA का कंट्रोल है, ना नैब का कंट्रोल है, ना स्टेट बैंक का कंट्रोल है, ना किसी और इदारे का कंट्रोल है। तो हम तो असरअंदाज हो नहीं सकते हैं। हम तो नेगेटिवली हमारे ऊपर असर करने की कोशिश की जा रही है, कोशिश ये कर रहे हैं कि हमको प्रेशर में डालें। मुर्तजा वहाब साहब, वफाकी हुकूमत किसका कंट्रोल है? सिंध हुकूमत, नेचुरली सिंध असेंबली का कंट्रोल है, MPS का कंट्रोल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कंट्रोल है। लेकिन आखिर में ये जो इंक्वायरी है वो सिंध नहीं कर रहा है, FIA कर रही है इंक्वायरी, JIT इंक्वायरी कर रही है। इसमें वफाकी अफसरान हैं, इसमें वफाकी इदारे इंक्लूड हैं, तो उसके ऊपर कोई असर रसूख सिंध हुकूमत का नहीं है। अलबत्ता वजीर आजम की इंक्वायरी नैब कर रही है, वजीर आला KP की इंक्वायरी नैब कर रही है, वजीर दिफा की इंक्वायरी नैब कर रही है, तो नैब वफाकी इदारा है। तो मैं समझता हूँ कि वजीर आजम और वजीर आला KP उसके अंदर। साहब आप चाहते हैं कि जो सूबाई हुकूमत में कोई ऐसी चीज आए तो उसकी तहकीकात या उसकी इंक्वायरी सूबाई लेवल पे होनी चाहिए, बट विफाक अगर करे तो इसमें क्या मजाक है? नहीं, मैं बिल्कुल, आप मेरी बात को समझे नहीं है। मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि अगर आप कहते हैं कि सूबाई वजीर आला को इसलिए इस्तीफा देना चाहिए कि वो इंक्वायरी में मदाखलत कर सकता है, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कह रहा हूँ कि चूंकि सूबाई हुकूमत का कोई उसके अंदर कंट्रोल ही नहीं है तो मदाखलत का पॉइंट ऑफ व्यू हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये डिमांड बड़ी मज़ाका खेज है। इनको समझ लेना चाहिए कि सिंध की आवाम इनके हथकंडों को समझती है, उन हथकंडों से मुतासिर नहीं होने वाले। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े में तमाम जो भी शवाहिद ये पेश करेंगे ट्रायल कोर्ट के सामने, हर चीज का रिबटल मौजूद है। सिंध गवर्नमेंट कन्विंस्ड है, पीपल्स पार्टी कन्विंस्ड है कि ये हमें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए और मलाइन करने के लिए शामिल किया गया। इस चीज के अंदर हम सामना करेंगे और अपनी बेगुनाही को इंशाल्लाह साबित करेंगे। आपको लगता है कि ये क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठेगा, साख पे क्वेश्चन उठेगा इससे? किसकी क्रेडिबिलिटी, वफाकी हुकूमत या सूबाई? सूबाई। देखें सूबाई हुकूमत की क्रेडिबिलिटी है जब सिंध की आवाम ने उसको वोट दिया है। इस तरह के केसेस तो माजी में भी बनाए गए थे, आपको याद होगा 2013 से इसी तरह की बातें की जा रही थी, लेकिन आखिर में सिंध की आवाम ने और भरपूर तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिया, बिलावल भुट्टो साहब को वोट दिया। तो मैं समझता हूँ चूंकि वो कानूनी एतबार से, डेमोक्रेटिक एतबार से अपने इख्तिदार को हासिल नहीं कर पाए सूबे में, इस तरह ये जाली हथकंडे बना रहे हैं ताकि हमको प्रेशराइज कर सके। इस तरह के प्रेशर्स का माजी में भी सामना किया, आज भी करेंगे, कोई इशू नहीं है। और मुर्तजा साहब, ये लिस्ट हैव यू गॉन थ्रू इट? आपने देखी है ये जो 172 नाम है? जी मैंने देखी है। तो इसमें सिर्फ पीपल्स पार्टी के तो नाम नहीं है, इसमें जो सिंध की ब्यूरोक्रेसी है उसके नाम भी हैं, जो अफसरान हैं उनके नाम भी हैं, कुछ हाई प्रोफाइल हैं लोग, उनके नाम भी हैं, इसके अलावा बिजनेसमैन उनके नाम भी हैं। तो आपको लगता है कि दिस इज नॉट जस्ट विक्टिमाइजेशन, लेकिन जहां जहां जो चीज़ निकल के आ रही है वो इसमें है? नहीं, मतलब इसके अंदर तो वफाकी अफसरान भी मौजूद हैं जो इस वक्त वफाकी हुकूमत के साथ काम कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट में इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं। Exactly. मैं समझ रहा हूँ कि ये कोशिश की जा रही है कि सिंध के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है वो काम करना छोड़ दे, सिंध के अंदर जो वुज़रा है वो काम करना छोड़ दें। अगर हमें हर काम करने के ऊपर इस तरह क्वेश्चन किया जाएगा तो मैं समझता हूँ काम की इफेक्टिवनेस भी खराब होगी, डिलीवरी भी खराब होगी। हुकूमत को जरा सोचना चाहिए, ये मामलात अदालत पर छोड़ दें, अदालत फैसला करे आखिर में कि आया किसी शख्स ने गैर कानूनी काम किया है कि नहीं किया। ये हुकूमत का काम नहीं है, ये अदालत का काम है। और मेरी इस्तदा यही है कि आखिर में जब ये मामला ट्रायल कोर्ट में जाएगा तो ट्रायल कोर्ट इस बात का फैसला करेगा। ना आप फैसला कर सकते, ना मैं कर सकता हूँ, ना वफाकी हुकूमत कर सकती है। और मुर्तज़ा साहब, अब आगे का लाएमल क्या है? देखिए, क्योंकि कुछ चीज़ें सामने नज़र भी आ रही हैं, कुछ लोग फोर्सी भी कर रहे थे और पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले फोर्सी कर लिया था, इसीलिए कल का खिताब बहुत ही अहम और बहुत ही गरजदार, बहुत गरज बरस के साथ किया दोनों ने, जरदारी साहब ने भी, बिलावल भुट्टो साहब ने भी। आज भी खिताब होने जा रहा है, 3000 लोगों के बैठने की जगह है वहां पे।
तो आगे का लाएमल क्या है? इसी तरह से आएंगे, सड़कों पर आएंगे, इसी तरह से अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे लोगों को? देखिए, पीपल्स पार्टी एक सियासी हकीकत है, इस चीज को तस्लीम आपको कर लेना चाहिए। एज ए पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, हम उनको एक्सरसाइज करेंगे, डेमोक्रेटिक राइट्स को एक्सरसाइज करेंगे। हम जलाओ घेराव की सियासत नहीं करेंगे, हम गालम गलोच की सियासत नहीं करेंगे। हम स्टेइंग विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ, जो चीज हम कर सकते हैं वो करेंगे। और आखिर में ये अपनी बेगुनाही को हम टीवी पर बैठ के या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के साबित नहीं करेंगे, अदालत में इंशाल्लाह बेगुनाही को साबित करेंगे। अच्छा, और आजकल एक और नैरेटिव पीपल्स पार्टी की तरफ से बिल्ड किया जा रहा है कि पहले घोड़ों की बात होती थी और अब कुत्तों के खानों की बात हो रही है। साथ ही ये भी बात कल हुई कि जब बिलावल 1 साल के थे तब से चीज़ें, तब के केसेस उठाए जा रहे हैं, खाने के बिल जो है उसके चीज़ें उठाई जा रही हैं। जी, ये मेरे ख्याल में नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश नहीं की जा रही, ये फैक्ट्स बयान किए जा रहे हैं। कि आपको याद होगा जब 96 में बीबी शहीद की गवर्नमेंट हटी थी, तब उन्होंने घोड़ों की और मुरब्बों की बात करनी स्टार्ट की थी। अब उन्होंने 20 साल बाद, 22 साल बाद कुत्तों की बात करनी शुरू कर दी है, बिल्लियों की बात करनी शुरू कर दी है। मैं समझता हूँ कि कल चेयरमैन बिलावल ने बड़ा फेयर पॉइंट उठाया कि हुकूमत को जो बड़े बड़े इस मुल्क के मसाइल हैं उनके ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। उनको वो बड़े बड़े मसाइल के शवाहिद तो नहीं मिल पाते, बट ये पता चल जाता है कि बिलावल हाउस के अंदर बर्थडे पार्टी का बिल कितना था। तो मैं समझता हूँ थोड़ी सी बदनीयती वफाकी हुकूमत की इसमें नजर आती। वो बिल है असली या वो मतलब कॉन्कॉक्टेड है, बनाए हुए हैं? इंजीनियर्ड चीजें हैं जी, इंजीनियर। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ, ऐसे देखें, एक कानून का बड़ा सिंपल उसूल है कि जिसके ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हो कम से कम उसको समन तो करो। तो क्या वजीर आला को समन किया था इन्होंने? क्या उन वज़रा जिनका नाम लिया जा रहा है उनको समन किया था? क्या साबिक वजीर आला सिंध को उन्होंने समन किया था? यही वो ज्यादती है, यही वो बदनीयती है जो कि हम बहैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोगों के सामने रख रहे हैं कि इनका माइंड पहले से बना हुआ था कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को, सिंध गवर्नमेंट को इसके अंदर इम्प्लिकेट करें, ताकि इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके गवर्नमेंट की इंटेग्रिटी को खराब करें, तो एक तरफ गवर्नमेंट की रेपुटेशन को खराब करें। बिल्स वाली बात तो एक तरफ, आखिर में सिर्फ मुझे ये बता जाइए कि फरियाल तालपुर साहबा के हवाले से जो पिछले दिनों आया, जो उनके ड्राइवर्स के नाम पे फ्लैट्स नैब कह रही है कि निकल आए हैं, 2 फ्लैट्स किसी के नाम पे, 3 फ्लैट्स किसी के नाम पे, कुछ अराजी है वो भी जो है निकल आई है। जरदारी साहब की भी कुछ अराजी है जो निकल आई है जिनका गोशवारों में जिक्र नहीं है। तो उस पर क्या टेक है पीपल्स पार्टी का? ये जब कोर्ट के अंदर मामला टेकअप होगा तो हम अपना डिफेंस पेश करेंगे, बट मैं कैटेगोरिकली आपको कहता हूँ कि जब ये शवाहिद सामने आएंगे तो आपको पता चलेगा कि जीआईटी की कितनी बदनीयती थी, किस तरीके से गलत एसेट्स को इस रिपोर्ट में उन्होंने शामिल किया है जिनका इन लोगों से कोई लेना देना और वास्ता नहीं है। थोड़ी सी तहकीक अगर गौर से कर लेते, थोड़ी बदनीयती के बगैर इंक्वायरी करते, तो शायद इंक्वायरी की फाइंडिंग कुछ और होती। मुर्तज़ा वहाब साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपना कीमती वक्त दे रहे थे। पीटीआई सिंध के रहनुमा खुर्रमशेर जमान ने बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं कि सिंध हुकूमत को गिराकर अपनी हुकूमत बनाएंगे। इस हुकूमत को 5 साल तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ आज ये डिमांड कर रही है कि चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दें। उसके साथ साथ इनको हम ये पैगाम भी देना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबे सिंध के अंदर हुकूमत बनाने जा रही है। आप तैयारी कर लें, पूरा सूबा सिंध तैयारी कर लें। हम ये इंतज़ार नहीं कर सकते कि ये 5 साल अपना पूरा करें, ये इंतज़ार अब नहीं किया जा सकता। जो रास्ता इख्तियार किया जा सकता है वो हम रास्ता इख्तियार करेंगे और इनकी हुकूमत को हम गिराएंगे। अपने पैनल की जानिब वापस बढ़ेंगे। खालिद अजीम साहब, सुना आपने खुर्रमशेर जमान साहब का ये दावा, कहते हैं कि हम सिंध हुकूमत को गिराकर अपनी हुकूमत बनाएंगे। अदनान आदिल साहब, आप हमारे साथ लाइन पे भी मौजूद है, खालिद अजीम साहब से भी रब्ता करेंगे। अदनान आदिल साहब, ये बताइएगा कि खुर्रमशेर जमान साहब ने बड़ा दावा किया है और कहते हैं कि हम 5 साल नहीं बर्दाश्त कर सकते इस हुकूमत को। देखिए, तो बहुत ही गैर जमहूरी बात है। जब पीपल्स पार्टी की सिंध असम्बली में अक्सरियत है तो वो कैसे हुकूमत बना सकते हैं? उसके लिए तो उन्हें हॉर्स ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना पड़ेगा पीपल्स पार्टी में, क्योंकि उनकी बहुत ही ज्यादा अक्सरियत है और तहरीक इंसाफ दूर दूर तक भी उनके करीब नहीं है। तो मेरा ख्याल है इस तरह की बातें करने से तो वो सियासी फजा को खराब कर रहे हैं
और बहुत ज्यादा सियासी माहजराई बढ़ेगी। अलबत्ता ये हो सकता है कि अगर सिंध हुकूमत के ऊपर कुछ संगीन इल्जामात हैं कि पूरी की पूरी सिंध हुकूमत जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग और इस किस्म के कामों में इन्वॉल्व है, जो गैर कानूनी काम है, तो फिर उस पर गवर्नर राज लगाया जा सकता है कुछ अरसे के लिए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि असम्बली के अंदर जो है वो कोई तब्दीली आए, क्योंकि तहरीक इंसाफ की वहाँ अक्सरियत नहीं है। लेकिन अगर वो तहरीक इंसाफ ये कोशिश करती है तो ये बहुत ही गैर जमहूरी तरीका होगा और गैर आईनी भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान के आइन में हॉर्स ट्रेडिंग की और ये इजाजत नहीं है कि फ्लोर क्रॉसिंग की जाए, कि एक आदमी जो है वो पीपल्स पार्टी के टिकट पे मुंतखब हुआ हो और वो फ्लोर क्रॉस करके वो तहरीक इंसाफ को वोट दे दे। इसके लिए कानून आइन में क्लॉज मौजूद है। तो ये जो भी खुर्रम बात कर रहे हैं शेर जमान, वो हो सकता है रेटरिक हो, आवाम को एक में अपना प्रोपेगेंडा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके ठोस सियासी बुनियाद मौजूद है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएगा, हम बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की, अगर हम बात करें आसिफ अली जरदारी का नाम सामने आया है जो 172 अफराद गई है जाली बैंक अकाउंट्स के हवाले से, उनकी हमशीरा का नाम फरियाल तालपुर का नाम है। पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें, जाली बैंक अकाउंट केस में नाम ECL लिस्ट में डाल दिया गया। दूसरी जानिब एक और केस है मेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस, उसमें भी उनकी गिरफ्तारी का इम्कान था जो 7 जनवरी तक अबूरी जमानत में तौसीह कर दी गई थी। तो आसिफ अली जरदारी के खिलाफ घेरा हमें तंग होता हुआ दिख रहा है और शेख रशीद ने भी पेशगोई की थी कि मार्च तक झाड़ू फिर जाएगी। क्या कहेंगे इस पर? ये बात तो ठीक है कि जो FIA की तहकीकाती रिपोर्ट GIT की सूरत में आई है उसमें तो बहुत ही होशरुबा इंकशाफात हैं जो, और ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो इब्तदाई तफ्तीश से मालूम हुआ है। अब ये जो 172 लोग हैं जिनके नाम ECL पे डाले गए हैं, उसका मकसद यही है कि इनसे मजीद तफ्तीश की जाए और ये मुल्क से बाहर ना भागें। तो अगर इनसे मजीद तफ्तीश होती है तो और भी हकाइक सामने आ सकते हैं। सिंध हुकूमत ने, हमने सुना था कि कोई इतनी ज्यादा ताउन नहीं किया GIT से शुरू में, फिर कोर्ट ने उस पर नोटिस लिया, तो अगर वो दस्तावेजात भी मिल जाती हैं तो फिर और भी ज्यादा हकाइक सामने आ सकते हैं। तो यकीनन मिल जाते हैं तो और भी हकाइक सामने आएंगे। अदनान आदिल साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, हमारा पैनल मौजूद था, खालिद अजीम साहब, अदनान आदिल साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। वफाकी वजीर फैसल वावदा ने अपोजिशन को बड़ा चैलेंज दे दिया है। दावा किया है कि हिज़्ब इख्तिलाफ कुछ भी कर ले, हुकूमत गिरा नहीं सकती। उनका कहना यह भी था कि आसिफ अली जरदारी ने अपनी तकरीर में इदारों और नवाज शरीफ को निशाना बनाया। केसेस बनाए गए हैं, ये नवाज शरीफ साहब के अतबार में जरदारी साहब के ऊपर बनाए गए हैं और हमने नहीं किया। जो GIT है वो कॉन्स्टिट्यूट की है सुप्रीम कोर्ट ने। कल सारा जो अटैक था जरदारी साहब का वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ था। उसमें उन्होंने कहा लाडले लाडले नवाज शरीफ साहब है, हमने वहाँ पर ही जुम्मा कर दिया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने फिर कहा कि जी बकवास करते हैं पर फटे हुए डोल, वो भी नवाज शरीफ साहब की पार्टी करती है। मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि चेयरमैन बिलावल साहब जो है वो ओमनी ग्रुप के स्पोक्स पर्सन बन जाएंगे। मैं तुमसे लड़ूंगा, तुम्हारे साजिशों से लड़ूंगा, तुम्हारे झूठ से लड़ूंगा। कानून से ऊपर कोई भी नहीं, मैं आप कोई भी नहीं। ये तो 10 दफा पैदा हो जाए सारे तो हमें नहीं हटा सकते या गिरा सकते अल्लाह की मेहरबानी से। हम तो एक ही दफा पैदाइश में आके काम उतार चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, अहम खबर आपको दें। वजीर आजम इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मुलाकात, कराची समेत सिंध की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद है। अब्बास, बहुत ही टाइमली मीटिंग। जी बिल्कुल, इमरान खान से वजीर आजम ऑफिस में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मुलाकात की है। मुल्क की सियासी, स्पेशली कराची में अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। अली रजा आब्दी केस पर जो पेशरफ्त हुई है उससे इमरान इस्माइल ने वज़ीर आज़म इमरान खान को तफसीली तौर पर आगाह किया है। इसके अलावा सिंध के दीगर मसाइल और सियासी सूरत हाल जो कि GIT लिस्ट के बाद बनने जा रही है, उस हवाले से भी इमरान इस्माइल ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफ किया है। पानी का इशू और जो दीगर मसाइल हैं कराची में अब तक जो तरक्याती कामों की पेशरफ्त है उस पर भी इमरान इस्माइल ने इमरान खान को तफसीली तौर पर ब्रीफ किया है। अब्बास, शुक्रिया। वेलकम बैक। शहबाज शरीफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पहले इजलास की सदारत आज कर रहे हैं। शहबाज शरीफ के लिए ये ओहदा किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं। वजीर आजम समेत वफाकी वज़रा उनकी बतौर चेयरमैन तकर्रुरी की मुखालिफत और शेख रशीद अदालत जाने का इशारा दे चुके हैं। शहबाज शरीफ नैब के जेल के अंदर हैं, अब उनको आप पार्लियामेंट की अकाउंटेबिलिटी कमेटी के ऊपर बैठाने लगे हैं।
वो दुनिया में मजाक उड़ेगा। ऑपोजिशन ने अपने एहतजाज से शहबाज शरीफ को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तो बनवा लिया और मियां साहब पहले इजलास की सदारत के लिए भी तैयार हैं। पीएसी के पहले इजलास में नैब और FIA समेत दीगर इदारों के हुक्काम भी मौजूद होंगे। साबिक वजीर आला भी नई पिच पर बैटिंग के लिए तैयार हैं, लेकिन विफाकी वुज़रा ने शहबाज शरीफ के खिलाफ जारहाना अंदाज अपनाया हुआ है। नवाज शरीफ साहब के प्रोजेक्ट है, शहबाज शरीफ को आप बैठा देंगे ऑडिट करने, ये तो आपने बिल्ले को दूध की रखवाली बैठा दिया। शेख रशीद भी तकर्रुरी से नाखुश हैं और सुप्रीम कोर्ट जाने का इशारा भी दे चुके हैं। सोच रहा हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊं पब्लिक अकाउंट कमेटी की अपॉइंटमेंट के खिलाफ। शहबाज शरीफ और वुज़रा के मैच में फतह किसकी होगी, इसका अंदाजा तो आने वाले दिनों में हो जाएगा। मुस्लिम लीग के सरबराह को 21 दिसंबर को PAC का बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब किया गया था। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी आज घोटकी में जलसा आम से खिताब करेंगे, जहां उनकी आमद से कबल सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। दूसरी जानिब उम्दा पकवान भी तैयार किए जा रहे हैं। इंतजाम क्या क्या हैं, कैसे कैसे, जानेंगे अपने नुमाइंदे इमरान आसिफ से। जी इमरान, मनाजिर में तो देगें चढ़ी हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, आसिफ अली जरदारी जो है वो यहाँ खानगढ़ जो है उनकी आमद जो है अब से कुछ देर बाद होनी है, तो उनके लिए उम्दा वो तैयार किए गए हैं। इन खानों में हिरन, तीतर और तिलोर समेत खाने जो है उनको पेश किए जाएंगे। ये साबिक सदर जो है यहाँ पर जोरियाना करेंगे। खाने की मेज पर जो है बेहतरीन जो है खाने लगाने का इंतजाम किए जा रहे हैं, जबकि यहाँ पे MP अली नवाज मेहर की जानिब से 4 कीमती वोट को भी उनको जो है तोहफे में दिए जाएंगे। यहाँ पर जो है वो पिंडाल भर गया है और कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। कारकुनों के लिए खाना है इमरान? कारकुनों के लिए भी खाना लगाया गया है, लेकिन जो खास खाना है जिसमें तीतर, तिलोर और जो है हिरन का गोश्त है वो सिर्फ जो है MPs, MNAs और जरदारी के लिए लगाया गया है। जरदारी साहब के लिए ये सब। बहुत शुक्रिया आपका इमरान। कराची के इलाके लियारी सिंगू लेन में गैस की बंदिश ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। खवातीन ने घरों के बाहर लकड़ियों पर खाना पकाना शुरू कर दिया। दूसरी जानिब गैस सिलेंडर्स की मांग भी बढ़ गई है। शाहिद वाजा की रिपोर्ट देखिए। घरों के बाहर लकड़ियों पर खाना पकाने पर मजबूर हैं। ये हैं लियारी की खवातीन। गैस नहीं आ रही मगर पेट की आग तो बुझानी है। सिंगू लेन में गैस की बंदिश पर इलाका मकीन सख्त परेशान हैं। कहते हैं गैस के बिल दें या लकड़ियां खरीदें, करें तो क्या करें। खुदा के लिए हम इधर ये हमारे बच्चे जो लकड़ियां लेके बाहर बैठे हुए हैं, इधर रोटियां पकाते हैं और यहाँ जो है ना हर वक्त इनका आपस में झगड़ा भी रहता है। खुदा के लिए यहाँ गैस का कुछ नमूना करो भाई। बच्चे परेशान, गैस नहीं है, बत्ती नहीं है, अभी हम लोग कहाँ जाएं? गैस नहीं है, रोज गैस का काम हम लकड़ी लेके आते हैं। देखो अभी जाओ, अभी लकड़ी का चूल्हा जला हुआ है उधर मेरे घर में। जितने वसाइल होंगे इस्तेमाल होंगे। कुछ ने तो लकड़ियां जलाकर काम चलाया तो बाकी सिंगल लेन वालों ने LPG गैस का सहारा लेना शुरू कर दिया। तभी तो LPG सिलेंडर्स की दुकानों पर रश है। 2018 भी तमाम होने को है मगर लियारी वालों का गैस का मसला हल न हुआ। कभी गैस प्रेशर में कमी तो कभी है बंदिश। शाहिद वाजा, समा, कराची। घरेलू सार्फिन के साथ साथ सनतकार भी गैस प्रेशर में कमी से परेशान हैं। बैरून मुल्क ऑर्डर पूरे करना मुश्किल हो गए हैं। नुमाइंदे अशरफ खान से मजीद जानते हैं। जी अशरफ। जी अगर हम देखें जो घरेलू सार्फिन के साथ साथ जो साइड एसोसिएशन है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, 4000 इंडस्ट्रीज है, वहाँ भी गैस का प्रेशर नहीं है। तकरीबन आज 10वां रोज है और वहाँ पे गैस प्रेशर ना होने की वजह से जो बरामदी शोबा है वो बिल्कुल उसका कारोबार बिल्कुल मुंजमद हो गया है। और यहाँ पे साइड एसोसिएशन ने वजीर आजम से भी मुतालबा किया कि फौरी तौर पर गैस की बहाली के इक़दाम किए जाए, जैसा कि वादा किया गया था कि बरामदात बढ़ाने के लिए। इस वक्त जो बताया जा रहा है तकरीबन 1500 इंडस्ट्रीज है जो कि उनका कारोबार मुंजमद हो गया और साइड एसोसिएशन ने फौरी तौर पर गैस बहाली का इक़दाम किए और सुई सदर गैस की जानिब से अब तक उनको कोई यकीन दहानी नहीं कराई गई है। जबकि कैप्टिव पावर की जो अभी पिछले दिनों जो हालात खराब हुए थे, गैस बहरान हुआ था, 7 रोज गैस नहीं मिली थी, जिसके बाद वादा किया गया था कि 50% गैस हर सूरत फराम की जाएगी। तो 50% गैस भी फराम नहीं की जा रही, जिसकी वजह से सनतकार शदीद परेशान हुए हैं। अशरफ शुक्रिया। कराची में बहुत मुश्किलों से टारगेट किलिंग का खात्मा हुआ था मगर अब फिर ऐसा लगता है कि किसी ने टारगेट किलिंग का स्विच ऑन कर दिया।
लाइन्स एरिया में मुहाजिर कौमी मूवमेंट के कारकुन को कत्ल कर दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। कराची में टारगेट किलर्स एक बार फिर काबू से बाहर हैं। MQM और उससे टूटकर बनने वाली जमातों के कारकुनान निशाने पर हैं। रात गए लाइन्स एरिया में महाजिर कौमी मूवमेंट के 30 साला कारकुन हम्माद को मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने कत्ल कर दिया। 25 दिसंबर साबिक एमएनए अली रजा आबदी को माहिर टारगेट किलर्स ने 10 सेकंड में गोलियों का निशाना बनाकर कत्ल कर डाला। 23 दिसंबर नाजमाबाद उस्मानिया कॉलोनी में PSP के दफ्तर में मुसल्ला मुलजिमान ने धावा बोल दिया। 2 कारकुनान जाँ बहक हुए। 9 दिसंबर गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक पर MQM पाकिस्तान का मिलाद जारी था कि जोरदार धमाका हुआ। MQM पाकिस्तान की कन्वीनर खालिद मकबूल और रहनुमा ख्वाजा इजहार भी मौजूद थे, मगर बाल बाल बचे। लेकिन हमले में 8 अफराद जख्मी हुए थे। हम बात कर रहे हैं कराची की। यहाँ का इलाका लाइन्स एरिया और यहाँ फायरिंग से हलाक होने वाले हम्माद के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सऊद बिन मुर्तजा से बात करते हैं। सऊद, नामजद किसको किया गया? जी बिल्कुल, लेकिन गुज़िश्ता रात ये वाक़या पेश आया था और वाक़ये का मुकदमा जो है ब्रिगेड थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा जो है मकतूल के भाई वक़ार इस्लाम अब्बासी की मुद्दत में जो है दर्ज किया गया, जिसमें कत्ल समेत दीगर दफात शामिल की गई। जिसमें बताया गया कि मकतूल KDA में बतौर नायब कासिद जो है मुलाजमत कर रहा था। घर के नीचे बैठा था। रात गए तो मोटरसाइकिल सवार हेलमेट पहने मुलजमान आए, नाम पूछा और इसको फायरिंग करके फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि जायवकुआ से 9 mm के खोल मिले हैं, जिनको फॉरेंसिक कराया जाएगा, जबकि मजीद तफ्तीश की जा रही है। बहुत शुक्रिया सऊद। फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।